हेलो डियर स्टूडेंट, दल सिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे विद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूँ और 11 और 12 का फिजिक्स। ठीक है, तो ये लिंक आप लोग और भी अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसका फर्स्ट लेसन अध्याय 1 हम लोगों ने पढ़ चुका। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण पढ़ना है और इसका भाग 1 है। एक भाग इसका और आएगा, तब ये पूरा कंप्लीट होगा चैप्टर। 2 वीडियो इसका बनेगा। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले चैप्टर का भी 2 वीडियो बनाया गया है, अगर आप उसको नहीं देखे लेसन 1 का, तो आप लोग यूट्यूब पे कक्षा 10 साइंस बाई अरविंद मिश्रा सर्च करके हमारा वीडियो आप लोग पा सकते हैं। तो चलिए बिना बात किए हुए बात करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो अम्ल, क्षार और लवण में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब ये कैसे हम ये जान पाएंगे कि कौन सा अम्ल है कौन क्षार है, या ये अम्ल और क्षार किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ये सब नॉलेज हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब चूंकि ब्लैक बोर्ड पे हमको पहले से लिख देना इसलिए उचित समझता हूँ कि आप लोग नोट बना लें। ठीक है, जो चीजें मैं डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की किताब से, मैं पूरा डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूँ, और इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से नोट कर पाए। तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अब जैसे हमको पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण, तो इसमें जनरली तौर पे आप लोग ये देखते होंगे कि आप बहुत सारे पदार्थ का सेवन करते हैं, खाते हैं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताओ नींबू का स्वाद कैसा लगता है, तो आपका ये आएगा कि सर खट्टा लगता है। फिर अगर पूछे कि ये बताओ मिर्चा कैसे लगता है, और मिर्चा कैसे लगता है, तो मुंह बना लोगे सर ये तो तीखा लगता है। अच्छा, फिर अगर हम ये कहें बताओ कि कसैला कैसा लगता है, अरे सर बड़ा कड़वा वो भी तो लगता है, लौंग भी बहुत कड़वा लगता है। ठीक है, फिर इस तरीके से तो हमने 2 तरीके से, एक जो खट्टा लगा और एक जो कड़वाहट लगा, यानी कि जो तीखा लगा। तो जो ऐसे पदार्थ जो हमको खट्टा लगते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या चीज कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए एक एक अब डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं कि अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे अम्ल। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए अम्ल, और आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है। तो अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल के बारे में अगर पढ़ा जाए तो लिख सकते हैं अम्ल में वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहते हैं। अब ये कैसे अम्ल, कैसे कैसे, जैसे अगर मान लीजिए नींबू है, कच्चा आम है, ठीक है, आंवला है, ये सब का स्वाद खट्टा लगता है, या अर्थात ये सब क्या है, अम्ल है। और भी समझा जाए, अच्छा फिर और भी क्या है, जैसे आप लोग तेजाब, ठीक है, H2SO4 जो हम लोगों के घर पे जो बैटरी रहती है उसमें तेजाब डाला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बैटरी में पानी डलवाना है, तो मीन्स वही तेजाब डलाना होता है H2SO4। अगर उसको आप हल्का सा चखें, हालांकि नहीं चखना चाहिए, ठीक है ना, चखें तो वह क्या चीज होता है, खट्टा लगता है, अर्थात वह भी क्या है, अम्ल होता है। अब स्टूडेंट, जो अम्ल होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है प्रबल अम्ल। पहला क्या चीज होता है, प्रबल अम्ल होता है। यहां से आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो होता है ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल अम्ल। अब देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज्यादा खट्टा लगता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, या अभी आगे हम इसका डिटेल्स जब इसका क्रिया विधि वगैरह बताएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि प्रबल और दुर्बल अम्ल का क्या रोल है। तो प्रबल अम्ल में क्या चीज होते हैं, जैसे H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको आप कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, ये क्या है, अम्ल। पूछा जाए H2SO4 क्या है, आप कहेंगे अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर क्या हमको सभी अम्ल याद करने पड़ेंगे कि हम कैसे, नहीं, आपको यहाँ बस बताया, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद नहीं करना है, आप देख कर बता देंगे कि वह अम्ल है या क्षार है। दूसरा आता है कि दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल क्या चीज होते हैं, जिनका मात्रा मतलब दुर्बल हो, जैसे क्या चीज, जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, या एस्टिक अम्ल हो गया, CH3COOH हो गया। तो ये जो होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। यानी कि अम्ल क्या है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या, अगर प्रबल अम्ल पूछा जाए तो प्रबल अम्ल में आप बताएंगे कि H2SO4 जैसे HCl है, HNO3 ये प्रबल अम्ल है।
और दुर्बल अम्ल क्या है, तो लैक्टिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, या CH3COOH जो हो गया वो क्या चीज है आपका, ये दुर्बल अम्ल हो गया। अब आता है कि सांद्र अम्ल, हालांकि मुख्य रूप से यही है, अगर तीसरा देखा जाए तो क्या आएगा, सांद्र अम्ल क्या है, तो सांद्र अम्ल और जो चौथा आता है वो तनु अम्ल। देखिए आप लोग 9 में पढ़े होंगे दो तरीके से विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन, ठीक है ना। तो तनु विलयन का मतलब ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिनमें जल की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम तनु विलयन कहते हैं, और जिसमें जल की मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सांद्र विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर समझें कि पहले विलयन समझो, जैसे अगर मान लो हम ये कह दें कि शरबत, तो शरबत में पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, तो हम उसको कहेंगे कि वह तनु अम्ल, तनु विलयन है, ठीक है। इसी तरह अगर हम सीड़ा की बात करें, जो जलेबी वगैरह छनाता है सीड़ा, ठीक है, तो सीड़े की अगर हम बात करेंगे, पूछा जाए वो सीड़ा कैसा है, तो आप बताएंगे जो सीड़ा होता है वह क्या होता है, सांद्र विलयन होता है। क्यों सांद्र विलयन होता है, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। बात समझ में आ रहा है सबको, क्या कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा तो तनु विलयन, अब पानी की मात्रा कम तो कैसा, सांद्र विलयन। अब देखिए इसी के आधार पे हम बता सकते हैं सांद्र अम्ल क्या होगा। सांद्र अम्ल का मतलब ये होता है कि वह अम्ल जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो, ठीक है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। और दूसरा आता है तनु अम्ल, तो तनु अम्ल में क्या होगा कि इसमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, उसको हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। अब देखिए 2 पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है इसको आप लोग जरूर नोट करें। 2 पॉइंट नोट करने में ये है, पहला पॉइंट तो ये आता है कि जो अम्ल है वो जल में H आयन देते हैं, ठीक है, अम्ल जो है वो जल में H आयन देते हैं। जैसे देखिए क्या, जैसे अगर मान लो हमने HCl लिखा, यहाँ आप देख रहे हैं HCl है, तो जब HCl टूटता है जल में, ठीक है, इसमें जल में, तो ये क्या क्या बना लेता है, एक H प्लस बनाता है और क्या होता है, Cl माइनस में टूटता है। तो ये जो H प्लस है, देखिए यहाँ H प्लस, तो ये कैसा हुआ, धन आयन, यानी कि H प्लस आयन देता है। किसी का भी देख लीजिए, जैसे अगर मान लो हम H2SO4 की बात करें, यह एक अम्ल है H2SO4, अब इसको अगर तोड़ा जाएगा तो ये होता है एक तो H प्लस में और SO4 डबल माइनस में टूटता है, ठीक है, यानी कि सल्फेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में टूटता है। बस यहाँ 2 लिख देते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। तो ऐसे सभी पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अर्थात अम्ल जल में कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमने बताया, यानी जिसमें H रहे वो मैक्सिमम आप समझेंगे कि वो क्या चीज होगा, अम्ल होगा। आगे और डिटेल, अच्छा ये क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अभी और भी डिटेल्स पढ़ना है आपको कि हम ये कैसे जानेंगे कि अम्ल कौन है या क्षार क्या है, ठीक है। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि अम्ल समझ में आया होगा। अम्ल क्या है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहते हैं। तो अम्ल कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, लेकिन मैंने 4 लिखा। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3। दुर्बल अम्ल लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और CH3COOH। सांद्र अम्ल क्या होते हैं कि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम होती है, सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल क्या कहते हैं, इसमें अम्ल की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, तनु अम्ल कहलाता है। 2 पॉइंट आपको नोट करना है कि अम्ल जो होते हैं जल में क्या देते हैं, H आयन देते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अच्छा फिर अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाएं इसी प्रकार से, क्षारक, ठीक है, दूसरा हेडिंग लगाएं क्षारक, ठीक है, हो गया। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पे अब हमने लिखा कि क्षारक के बारे में पढ़ना है। जिस तरीके से अम्ल हमने पढ़ा उसी तरीके से क्षारक पढ़ना, बस थोड़े थोड़े से चेंजिंग होगी। तो अब आता है हेडिंग लगाएंगे क्षारक। तो क्षारक क्या चीज होते हैं, तो उसमें मैं अम्ल में बताया था कि वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उसको अम्ल कहते हैं। लेकिन क्षारक क्या होते हैं, वे पदार्थ, लिखिए आप लोग क्षारक में, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है उसको क्षारक कहते हैं। अच्छा तीक्ष्ण का मतलब क्या, कड़वाहट हो, ठीक है, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है, कड़वाहट हो। जैसे आप मिर्च खा लीजिए, कसैली खा लीजिए, लौंग खा लीजिए, तो ये सब का जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, ठीक है। अब
क्षारक भी कई प्रकार होंगे। तो क्षारक में पहला अगर बात किया जाए कि प्रबल क्षारक क्या चीज होते हैं, ठीक है, इसमें क्या बात की जाए कि प्रबल क्षारक, दो यहाँ लिख सकते हैं प्रबल क्षारक और ये हो जाएगा क्या दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक क्या चीज है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये KOH है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, या CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है क्षारक कहलाता है। अब पूछा जाए प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो जैसे इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड हो वो लगभग क्या चीज होते हैं, क्षारक होते हैं। और इसमें ये धातुओं के साथ जब ये होते हैं तो प्रबल क्षारक होते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा आता है दुर्बल क्षारक। क्या, तो दुर्बल क्षारक का एक उदाहरण हमने लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है कि सांद्र क्षारक क्या होते हैं, तो जैसे कि अम्ल में आप लोग पढ़े, अम्ल में हमने बस क्या बताया कि सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र का मतलब जो अम्ल की मात्रा ज्यादा पानी की मात्रा कम, तो उसको सांद्र बोलेंगे। तो इसी तरह जब कहा जाएगा सांद्र क्षारक क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें क्षारक की मात्रा अधिक होती है, सांद्र क्षारक में क्षारक की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है, तो उसको सांद्र क्षारक कहते हैं। दूसरा आता है तनु क्षारक क्या होते हैं, तो इसमें क्षारक की मात्रा कम व जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तनु क्षारक कहते हैं। बात सबको समझ आया। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि एक होता है क्षारक, यहां देखिए पहला क्षारक जल में OH आयन देते हैं, अम्ल जल में क्या देते थे, H आयन देते थे। अम्ल जल में क्या देते हैं, H आयन, और क्षारक जल में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। जैसे एक क्षारक, जैसे मान लो NaOH है, पूछा जाए कि NaOH क्या है, तो आप बताओगे क्षारक, वो भी प्रबल क्षारक, एग्जाम्पल दिख रहा है। अब ये जब जल में टूटता है तो ये बन जाता है Na+ में और प्लस का हो जाता है OH-, ठीक है ना। NaOH में जब जल अपघटन होता है, जल में जब ये टूटता है तो किसमें बदलता है, सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लो कि हम KOH पे तोड़ दें, किसको, ऐसे इसको KOH को जब तोड़ोगे ना तो यह K+ में बन जाता है और OH- में। तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि कुछ भी है लेकिन ये जो OH आयन है वह सभी में आ रहा है। तो जिसमें भी OH रहे वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। अच्छा, OH आयन, और अगर पूछा जाए अम्ल क्या देते हैं, तो अगर H आयन निकलेगा तो अम्ल होगा और OH आयन निकलेगा तो वो क्या चीज होता है, क्षारक होता है। जैसे देखो इसमें OH है ना, तो तुरंत देखकर बता दोगे कि ये क्या है, क्षारक है। इसमें OH है तो क्षारक है, OH है तो क्षारक है, इसमें भी OH है तो क्षारक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। फिर देखिए यह क्या होता है, जो क्षारक होते हैं वह लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आप लोग ये ब्लैक बोर्ड से कॉपी कर लेना, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर कोशिश किया जाएगा और बेहतर पढ़ाने का, ठीक है ना। तो ये चीजें आप क्षारक के बारे में लिखें। फिर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे लवण, ठीक है ना। इसको मिटाएं और हेडिंग लगाएंगे आप लोग लवण, ठीक है ना। हेडिंग लगाएं लवण, साल्ट, ठीक है। तो लिखिए लवण में थोड़ा सा बस आपको लिखना है, आगे डिटेल्स पढ़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए लवण, और लवण में लिखिए कि अम्ल तथा क्षार की क्रिया से, अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से लवण बनता है, लवण बनता है, ठीक है। ये कैसे बनता है, लवण बनता है। जैसे देखो अम्ल, अम्ल के बारे में अभी देखो एक आपने पढ़ा HCl, ये क्या चीज है, अम्ल है, ठीक है। ये क्या है, अम्ल है। और ये इसमें का क्रिया करा दो किससे, क्षारक से। क्षारक मान लो हमने करा दिया NaOH, NaOH को क्या बोलोगे, क्षारक। अब तो समझ में आ गया होगा ना अम्ल और क्षारक। इसमें देखो भाई H है तो यह क्या हो गया, अम्ल हो गया, और इसमें OH है इसलिए क्या हो गया, क्षारक हो गया। अब इन दोनों का क्रिया जब कराओगे ना वो, तो करना क्या होता है कि इसका जो प्लस वाला होता है, इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल्स इसके बारे में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए H+ इसमें होता है और Cl- होता है, और इसमें Na+ होता है, OH- होता है। तो इसका जो प्लस वाला होता है वो इसके माइनस से क्रिया करेगा, और इसका जो माइनस वाला होता है वो इसके
प्लस से। जैसे इसमें देखिए प्लस क्या है, इसमें प्लस क्या है एच, ठीक है, और इसका माइनस क्या है OH, इसका माइनस क्या है Cl, और इसका प्लस क्या है Na। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो क्रिया करेगा NaCl बन जाएगा। देखिए इसका प्लस हो गया और इस वाले का माइनस। प्लस क्या चीज, इसका प्लस क्या है H, और इस वाले का माइनस क्या है OH, तो OH लिखिए, या इसी को हम क्या लिख देते हैं H2O। देखिए हाइड्रोजन 2 ऐसे भी है। तो ये जो बन गया, ये बन गया लवण। इसका नाम क्या है सोडियम क्लोराइड है ना, ये क्या चीज है सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है लवण है। तो लवण क्या चीज होते हैं, अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से लवण बनते हैं। जैसे एक अम्ल हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और इसका क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दिया, तो लवण और पानी बन गया और इसका रिएक्शन हमने लिखा। तो ये जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं लवण कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सूचक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे सूचक, आप लोग भी लिखें सूचक, ठीक है। तो अब हम लोग नोट करेंगे क्या चीज, ये सूचक है, ठीक है। सूचक क्या होते हैं, तो सूचक के बारे में ऐसे समझिए, सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले, ठीक है। सूचना देने वाले को हम क्या कहते हैं सूचक कहते हैं। तो अब ये कैसी सूचना देता है, तो ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि कौन सा विलयन या अम्ल है या कौन सा क्षार है, या कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है। जैसे अभी हमने बात की, जैसे मान लो कि आम है, तो आम पूछा है आपसे कि बताओ कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो कहोगे सर इसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है इसलिए अम्ल है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आप खाकर अम्ला है आंवला, तो उसको आप खाओगे तो खट्टा लगेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। लवण है उसको खाओगे तो तीखा लगेगा, आप बता दोगे कि सर ये क्षारक है। लेकिन क्या सभी चीजों को हम चख कर ही बताएंगे, उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको चखने से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसे पदार्थ ऐसे इस अर्थात ऐसे समझते हैं इस कंडीशन में कि हम चखें न और कोई ऐसा पदार्थ हो ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके द्वारा हमें यह पता चल जाए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षारक है, तो हम ये बता सकते हैं कि वह अम्ल है या क्षारक है। अब से सुना, फैन चल रहा था उसको ऑफ करना जरूरी था तो आवाज आता। अब से समझे क्या कि वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षारक पदार्थ की पहचान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं सूचक कहते हैं। वह पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका रंग अम्ल के विलयन में कुछ और रहता है और क्षारक के विलयन में कुछ और रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं सूचक। जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दो विद्यालय है, आप क्या जहां भी विद्यालय है उसके नजदीक में कोई और विद्यालय है, ठीक है, तो उस विद्यालय का ड्रेस कुछ और होगा, आपका ड्रेस कुछ और होगा, तो उससे ये पता चल जाएगा। तो ड्रेस क्या हुआ सूचक हो गया कि ये वाला ड्रेस लड़का पहना हुआ है इसका मतलब दूसरे विद्यालय का है, और ऐसा लड़का पहना हुआ इसका मतलब हमारे विद्यालय का है। बात समझ आ रहा है। तो वो ड्रेस जो है वो सूचक है ये बताने के लिए कि कौन सा लड़का किस विद्यालय से है। उसी प्रकार से सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अपने रंग परिवर्तन के कारण, ठीक है, अपने रंग को बदल देते हैं, तो उसके कारण हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी जो विलयन दिया गया है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए, तो यहां तक अच्छा एक एग्जांपल जैसे अगर समझा जाए, आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लो कि चूना है, ठीक है ना, चूना है, उस चूने में थोड़ा सा हल्दी, चूना भी आपके घर संभवतः होगा, हल्दी तो रहता ही है, अगर उन दोनों को मिक्स करते हो ना तो जो कलर होगा वो लाल कलर हो जाएगा, जबकि हल्दी का कलर तो पीला होता है ना, लेकिन लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्यों लाल हो गया, क्योंकि वह जब उसको चूना क्या होता है क्षार होता है, चूना क्या होता है क्षार होता है, तो जैसे ही हल्दी को क्षार के साथ आप ले जाते हो उसका कलर चेंज हो गया, तो हम ये जान जाएंगे कि इसका रंग चेंज हो गया और भी कैसा हो गया लाल हो गया। इसका मतलब है कि जो चूना है वो क्षारी है, तभी हल्दी का रंग कैसा हो गया परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो जो परिवर्तित हो जाता है उसको हम सूचक कहेंगे, और जिस विलयन में डालते हो वो तो क्षारी या अम्लीय होता है। बात सबको समझ में आ रहा है।
फिर देखिए क्या चीज, ये जो सूचक होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। एक जो है वह है प्राकृतिक सूचक। पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या चीज होते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति से पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे पेड़ पौधों आदि से प्राप्त होते हैं, तो उसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, एक लिटमस है, ये भी एक पेड़ से प्राप्त होता है, ये लिटमस है। लाल पत्ता गोभी है, ठीक है, यह भी क्या चीज होता है, ये जो लाल पत्ता गोभी होता है वह भी क्या चीज होता है? आपका सूचक होता है। और चूंकि यह पौधों से प्राप्त होता है इसलिए इसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हल्दी, हल्दी भी आपका क्या होगा? प्राकृतिक सूचक होगा, ठीक है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। आपको पता है कि हल्दी तो पेड़ पौधों के द्वारा बनता है ना, नीचे होता है हल्दी, ठीक है। अब कहाँ भी होता है आप लोग हमसे बेहतर जानेंगे, ठीक है, हल्दी। दूसरा जो होता है वो होता है कृत्रिम सूचक। अच्छा, कृत्रिम सूचक का मतलब क्या चीज होता है कि जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। और भी होता है इसमें, और भी हम लोग सूचक क्या कि जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनाल्फेथिलीन है, ठीक है, ये सब जो होते हैं कृत्रिम सूचक होते हैं। और इसकी अपेक्षा ना ये ज्यादा प्रबल भी होते हैं। कृत्रिम सूचक जो होते हैं वह जल्दी से थोड़ी सी एक बूंद भी आप किसी अम्ल या क्षारक के विलयन में डाल दीजिए तो इनका कलर, मतलब उस विलयन का कलर तुरंत चेंज हो जाता है। तो हम लोग ये जान जाते हैं कि वह अम्ल है कि क्षार है। तो कृत्रिम सूचक का मतलब जो हम लोगों के द्वारा प्रैक्टिकली लैब में बनाया जाता है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाल्फेथिलीन हो गया आदि। और क्या तीसरा जो आता है उसको हम कहते हैं गंधीय सूचक। तीसरे वाले को क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। अच्छा, गंधीय सूचक क्या चीज होते हैं? तो ये ऐसे सूचक होते हैं जिनके गंध के द्वारा, जिनको सूंघ करके हम ये जानते हैं कि यह अम्ल होगा या क्षार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सूचक 3 प्रकार के, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक होते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट हमने बना रखा है, ठीक है। इसके द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई अम्ल या कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए, इसको आप लोग पूरा नोट कर लेंगे और मैं इसीलिए पूरा ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी नोट कर लिया करें, हम इसीलिए पूरा का पूरा पहले लिख देते हैं। हालांकि वैसे समझाते तो कम टाइम लगता और भी ज्यादा पढ़ा जा सकता था, लेकिन फिलहाल आप लोग यहां से लिखें। चलिए बात करते हैं, जैसे सूचक है, यहां हमने सूचक है, इस टेबल में सूचक लिखा। क्या क्या सूचक लिखा? लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनाल्फेथिलीन, मेथिल ऑरेंज और हल्दी, ये सभी के सभी क्या है? सूचक है। अब ये सूचक को क्या होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि ये लाल लिटमस है, तो लाल लिटमस को अगर हम किसी पदार्थ में यानी कि अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। अगर हम लाल लिटमस के पत्र में के अम्लीय विलयन में कर दें तो इसका जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अर्थात लाल लिटमस को किसी पदार्थ में रखने पर या लाल लिटमस में थोड़ा सा कोई पदार्थ रखने पर अगर वो नीला हो जाता है तो हम कहेंगे अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन में रखते हैं तो उसका कलर क्या आ जाएगा? लाल। यानी कि लाल लिटमस अगर लाल दिखता है तो वो किसी पदार्थ में, तो वह कौन सा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। और अगर नीला हो जाए तो क्या होगा? अम्लीय विलयन। इसी तरीके से नीला लिटमस, नीला लिटमस पेपर में अगर अम्लीय विलयन है तो उसका रंग नीले लिटमस पेपर का कैसा रहेगा? लाल रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा? लाल रहेगा। यानी कि अगर हम अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को रख दें या नीले लिटमस पेपर पे एक कोई अम्लीय पदार्थ डाल दें तो उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो अगर नीला से लाल हो जाएगा तो हम कहेंगे ये विलयन कैसा है? अम्लीय है। और अगर नहीं चेंज होता है, नीला का नीला ही रह जाता है, तो हम कहते हैं क्षारीय है। इसी तरह फिनाल्फेथिलीन, अगर फिनाल्फेथिलीन की छोटी सी मात्रा बहुत कम, एक बूंद से भी कम अगर अम्लीय विलयन में आप डाल देते हो तो उसका रंग हीन हो जाता है, ठीक है। कैसा हो जाता है? रंग हीन हो जाता है। फिनाल्फेथिलीन के अम्लीय विलयन में डालने पर कैसा हो जाता है? विलयन का रंग रंगहीन हो जाएगा। और अगर इसी को क्षारीय विलयन में डाल देते हो तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मान लो कि आप कहीं पहले से ही ना वो किसी चूने से पहले लिख दो, या सरफ आपके घर में होगा, सरफ को घोल करके पहले या कुछ कोई भी चीज लिख दो, जैसे मान लो आप लिख दिए वेलकम, ठीक है, तो वो तो सूख जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जो सरफ साबुन होते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब क्या करोगे ना, फिनाल्फेथिलीन अगर ऐसे उसी पर कर दो जहां लिखे हो तो वो कलर उग करके आ जाएगा और वो वेलकम जो है ना वो किस रंग का दिखाई देगा? आपको गुलाबी कलर का दिखाई देगा। आप ऐसे चमत्कार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है। फिर मेथिल ऑरेंज है। मेथिल ऑरेंज अगर है तो अम्लीय विलयन में कैसा होता है? लाल होता है। और मेथिल ऑरेंज क्या चीज? क्षारीय विलयन में कैसा होगा? तो
पीला होगा। इसी तरह हल्दी है, तो अगर हल्दी है और अम्लीय विलयन में डाल दो, यानी कि अम्लीय विलयन जैसे नींबू वगैरह के साथ इसको अगर रखोगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पीला है तो पीला ही रहेगा। लेकिन अगर इसी हल्दी को आप सर्फ या साबुन के साथ कर देते हो ना, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। या चूने के साथ कर देते हो तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जैसे कभी कभी आप लोग ऐसे देखते होंगे, जैसे मान लो पार्टी वगैरह में गए, खूब खाना वगैरह खाए, बफर सिस्टम में थे, और क्या होता है कि बफर सिस्टम में ले नहीं पाए, तब तक आपके कपड़े पर गिर गया सब्जी। अब जब सब्जी गिर गया तो आप जब उसको धुलते होगे ना, तो धुलने के बाद से पहले थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिखता है, और अगर पानी में बढ़िया से धुलोगे तो जितना दूर हल्दी मतलब वो गिरा हुआ था, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वो आपको कैसा दिखने लगेगा, लाल, हल्का गुलाबी दिखता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, लाल दिखने लगेगा। ऐसा आप लोग करके देखना। तो ये वाला जो चार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये पूछें, ये बताओ फिनाप्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में क्या होता है, तो फिनाप्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में क्या होता है, गुलाबी होता है। यानी कि अगर हम फिनाप्थिलीन को किसी क्षारीय विलयन में डाल दें और उसका रंग कैसा हो, गुलाबी हो जाए, तो हम कहेंगे वो विलयन जो जिसमें हम फिनाप्थिलीन को डाले हैं वो कैसा है, क्षारीय विलयन है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई मेथिल ऑरेंज है और उसको हम किसी पदार्थ में या किसी विलयन में हल्का सा डाल दिए और उसका जो कलर है वो क्या हो गया, लाल हो गया। तो अगर लाल हो गया तो मेथिल ऑरेंज का लाल रंग किस में होता है, तो अम्लीय विलयन में, यानी कि जिस पदार्थ में हमने मेथिल ऑरेंज को डाला अगर उसका रंग लाल हो जाता है, इसका मतलब वो क्या था, अम्लीय विलयन था। ठीक है ना, इसको नोट करें जल्दी से। फिर नेक्स्ट, तो अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अम्ल, क्षारक और सूचक बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम ये देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, किसके साथ, अम्ल व धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसमें होता क्या चीज है कि जब कि कोई अम्ल, ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु, ठीक है, किसके साथ, किसी धातु, आप लोग अगर 9 में पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं तो अगला जो चैप्टर है वो हमारा धातु, अधातु और उपधातु है, और भी समझ में आएगा। फिलहाल धातु आप लोग समझ सकते हैं कि जिसमें चमक होती है, जिसको पीटने पर उसमें तन्यता पाया जाता है, काटने पर चमक उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग धातु, अधातु और उपधातु डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जाना है कि जैसे पढ़ना हमको अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल व धातु के पहले हम ये कहते हैं कि अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहला किसके साथ हम करते हैं, अम्ल का धातु के साथ। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अम्ल है और उसका धातु के साथ अभिक्रिया हो जाए तो क्या बनेगा, तो जब भी अम्ल और धातु का अभिक्रिया होता है, ठीक है, जब भी अम्ल और धातु का अभिक्रिया होता है तो क्या क्या चीज बनता है, तो एकदम ये याद कर लीजिए कि लवण बनता है, और क्या चीज होता है, हाइड्रोजन। क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो आप लोग लिख सकते हैं, इसके आगे चाहे तो लिख सकते हैं कि जब अम्ल तथा धातु का परस्पर अभिक्रिया होता है तो लवण तथा हाइड्रोजन बनता है। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अम्ल है और इसमें हमने क्या मिला दिया, कोई धातु मिला दिया, तो क्या बनने वाला है, लवण और हाइड्रोजन। ठीक है, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिए कि अम्ल और धातु जब भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन बनता है। चलिए एक एग्जांपल देखा जाए। एक एग्जांपल ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए कि HCl है, क्या चीज है, HCl है, यहां ऐसे समझें, HCl है तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हो। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नीचे लिख भी सकते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कोई भी धातु, जैसे हमने एक धातु ले लिया Mg, क्या ले लिया, Mg ले लिया, आप सोडियम भी ले सकते हो, Mg हमने ले लिया। अब ये देखिए यह क्या चीज है, अम्ल है, इसका नाम भी आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल होता है। और Mg को क्या बोलते हो, मैग्नीशियम, या ये क्या चीज है, धातु है जिसका नाम क्या चीज है, मैग्नीशियम है। ठीक है,
तो ये आप देख रहे हैं कि यह एक क्या है, अम्ल है और धातु, तो बनेगा क्या, लवण। अच्छा, लवण कैसे बनता है, लवण देखिए, लवण का मतलब ये बनेगा Mg, यहाँ जो धातु होता है वो है Mg, और इसमें से जो हाइड्रोजन आयन रहता है उसको छोड़ के उसके साथ लिख दो। जैसे Mg यहाँ लिख दीजिए, इसके साथ H के साथ क्या है, Cl है ना, तो यहाँ Cl लिख दो, यानी कि MgCl। अब बैलेंसी 9 में आप पढ़ के आए, इसका सूत्र होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, क्योंकि Mg की बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। संयोजकता मैग्नीशियम का कितना, 2, और क्लोरीन का 1 होता है, तो क्लोरीन का संयोजकता यहाँ लिखते हैं Mg के नीचे, Mg की संयोजकता क्लोरीन की, तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर क्या चीज बचा है आपका, तो बच गया हाइड्रोजन। क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। अब देखिए यही बनता है, देखो लवण का मतलब MgCl2 बन गया, इसको लवण बोलते हो। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये जो है वो क्या बन गया, ये लवण होता है, और ये जो है हाइड्रोजन गैस H2 बन गया। देखिए बैलेंस कर लेते हैं, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, 2, तो आप 2 का मल्टीपल करेंगे, पहले चैप्टर में बताया गया कैसे होता है ये सब चीजें। तो देखिए 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अच्छा, क्लोरीन इधर, 2 का मल्टीपल करोगे 2 होगा, तो 2 है Mg, ये सही है, ठीक है। और ये क्या चीज हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन। तो हमने क्या सीखा कि जब कोई अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किससे क्रिया किया, धातु से, जैसे हमने क्या बताया Mg, ये क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि लवण, और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये हो गया। और भी आप एग्जांपल अगर देखना चाहें तो एक एग्जांपल और भी देखा जाए, जैसे अगर मान लिया जाए कि एक एग्जांपल और, जैसे H2SO4, ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 H आयन देगा, ये क्या है, अम्ल है। और इसका क्रिया सपोज कर लिया जाए कि हम करा देते हैं कैल्शियम से, किससे, कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca, यानी कि H2SO4 का हम क्रिया किससे करा रहे हैं, कैल्शियम से। तो क्या बनने वाला है, तो हमने बताया कि जो चीज यहाँ धातु रहता है उसको आप पहले लिख दो, जैसे Ca है ना, तो यहाँ Ca लिख दो, और यहाँ H2 को छोड़ के, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के जो है उसके साथ लिख दो। तो क्या, जब उसको छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, SO4 ही तो बचा। ये H2 को अगर छोड़ दो, सपोज कर लो ये नहीं है, तो क्या बचा, SO4, और यहाँ Ca जो धातु है उसको पहले लिख दो, और इसके बाद हाइड्रोजन के साथ जो है उसको लिख दीजिए। अब देखो कैल्शियम का जो बैलेंसी होता है वो 2 होता है, इसके नीचे लिख दो, और सल्फेट का आयन का जो 2 बैलेंसी होता है वो इसके नीचे लिखोगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, वैसे भी आप जानते हो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और क्या चीज, हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन था अब इधर बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि यह एक अम्ल है, था क्या चीज, यह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका हमने एक धातु से क्रिया कराया, धातु से क्रिया कराया तो क्या बन गया, एक लवण बन गया कैल्शियम सल्फेट, और क्या चीज बन गया, हाइड्रोजन बन गया। तो आपने सीखा कि अम्ल का जब भी हम धातु के साथ हम क्रिया कराते हैं तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन। ये सूत्र आप लोग याद कर लें, बाकी जब भी ऐसे रहे तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरा वाक्य आता है कि क्षारक का, ठीक है, इसको मिटाते हैं, और क्या चीज आता है, क्षारक का। तो क्षारक में 2 कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। एक तो अम्ल का धातु से क्रिया, अब दूसरा जो आप लिखेंगे हेडिंग, वो क्या चीज हो जाएगा, क्षारक का। क्षारक का धातु के साथ हम क्रिया। तो क्षारक का देखिए, जब भी आप इसको सूत्र की तरह लिख सकते हैं कि क्षारक प्लस अगर धातु है, ठीक है, क्षारक प्लस धातु है, तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता या अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। देखिए कुछ चीजों के कंडीशंस में ऐसे भी आता है कि कोई क्षारक ऐसे भी हैं जो क्रिया तो कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम केसों में क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। अभी आपके हाई स्कूल तक जो सीमित है वो यही है कि जब क्षारक और धातु का आप करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। फिर अब कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हो भी जाता है, कुछ है मामूली से होंगे। जैसे अगर एक देखिए एनसीईआरटी में आपका एक एग्जांपल जैसे दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जिंक है, ठीक है, क्या क्या चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैक्सिमम केसों में होता है, ठीक है, मैक्सिमम केसों में यही होता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे अगर मान लो कि NaOH है, ठीक है, NaOH है, ये क्या चीज है, क्षारक है। अच्छा, क्षारक है, क्षारक और कोई भी धातु, जैसे मान लो हमने जिंक ले लिया,
ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके क्या क्या बना लेते हैं, ये तो बना लेगा ये। अच्छा, मैं आपको तरीका बताया हूं कि जो भी चीज, अब इसमें OH के साथ क्या है, Na है, तो आप क्या करेंगे, Na को अलग कर दीजिए, ठीक है। Na को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और बाकी जो धातु है उसके साथ आप क्रिया करा दीजिए। यानी कि इसको आप लोग लिख सकते हैं Na2ZNO2, क्या चीज, Na2ZNO2, Na2ZNO2, और साथ ही साथ जो इसके साथ निकलेगा वो H2 गैस हो जाता है। वो क्या चीज हो जाता है, H2 हो जाता है। ये कुछ केसों में, कुछ केस में जो होता है वही होता है कि इस तरीके से क्रिया हो पाती है, अदरवाइज कोई क्रिया नहीं होता। मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में है कि जब भी कोई क्षारक है और वह अम्ल से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी कि आप केवल और केवल ये सीखेंगे कि जब किसी क्षारक से धातु की अभिक्रिया होती है, धातु संयोग करता है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। और अगर अम्ल से करता है तो लवण और पानी बनता है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और है, नेक्स्ट में यह है कि इसको पहले नोट कर लें फिर बताते हैं, जल्दी नोट करें। तो हेडिंग लगाएं आप लोग कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मतलब ये होता है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल और क्षार की क्रिया कराया जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, क्या बनेगा। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें कि धातु कार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, धातु तो सबको समझ में आता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है, धातु है, ठीक है ना। आप आवर्त सारणी देखते होंगे तो आवर्त सारणी में पहला, दूसरा, तीसरा तक सभी के सभी धातु हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल से धातु हम लोग जान जाएंगे। तो देखिए धातु, पहली बात तो कार्बोनेट, देखो जिस भी सूत्र में CO3 रहे, ठीक है, जिस सूत्र में क्या रहे, CO3 रहे, ये होता है कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट का मतलब, जैसे मान लो अब धातु कार्बोनेट का मतलब इसी के साथ कोई धातु लगा दो, जैसे मान लो सोडियम लगा दिए, क्या लगा दिए, सोडियम लगा दिए, तो सोडियम और एक चीज और, कार्बोनेट पर डबल माइनस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जब हम मान लो सोडियम कार्बोनेट कहेंगे तो आप ऐसे सोडियम लिख दो और कार्बोनेट का मतलब CO3 लिख दो। अब इसका बैलेंसी कितना होता है, Na का बैलेंसी आप जानते हो +1 होता है ना, तो इसका जो बैलेंसी होता है वो इसके साथ लिखते हैं, तो 1 है तो 1 लिखोगे, और इसका बैलेंसी 2 होता है तो इसके नीचे लिख देते हैं। तो हम 1 लिखें या न लिखें, यानी कि जब कार्बोनेट का मतलब CO3 होना चाहिए, ठीक है। धातु का मतलब Mg ये सब, तो सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे तो सोडियम यानी कि Na2CO3। अच्छा, इसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र पूछें तो आप क्या लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो, यहाँ Mg उसका प्रतीक होता है, आप कार्बोनेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। इसका भी बैलेंसी CO3 का पूरा बैलेंसी 2 होता है और मैग्नीशियम का भी 2 होता है, तो दोनों बराबर, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल हो जाएगा MgCO3। तो इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं जिसमें CO3 रहे। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं कि अगर कार्बोनेट जैसे ऐसे CO3 रहे और उसके साथ एक हाइड्रोजन आगे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये टोटल मिलाकर के जो इस पर चढ़ जाता है वो आता है -1 टोटल। जैसे अगर मान लो हमको लिखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है, इसके आगे आप क्या कर दोगे, सोडियम बढ़ा दो यानी, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बात समझ में आया होगा। यानी कि H के साथ CO3 जिस फार्मूले में रहे तो हाइड्रोजन या बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन रहे तो बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और सिर्फ कार्बोनेट रहे तो उसको सिर्फ कार्बोनेट बोलेंगे। तो चलिए, तो ये देखो इसमें ये आता है कि जब कोई भी अम्ल किसी भी कार्बोनेट से, यानी कि धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, कोई धातु कार्बोनेट हो जैसे और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वह अम्ल के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। ये 3 चीजें, ये सूत्र आप लोग याद करें कि जब भी धातु कार्बोनेट, अभी हमने बताया तो कैसे धातु कार्बोनेट जानते हैं, तो धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण,
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल में क्या है, जैसे ये देखो ये CO3 है तो कार्बोनेट है, ये समझ में आ गया। और ये किसके साथ है, Na सोडियम, तो इसको क्या बोलोगे, सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिकम HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो एक क्या बनेगा, लवण बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है H2O। फिर दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, देखो इसमें भी CO3 है तो कार्बोनेट हो गया, इसके साथ क्या है, Ca कैल्शियम है, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 क्या होता है, अम्ल है ना, तो H2SO4 अम्ल के साथ क्रिया किया तो एक लवण बना दिया। देखो ये SO4, इसी तरह जिस तरह कार्बोनेट का समझ सकते हो उसी तरह क्या SO4, ये SO4 जहां रहेगा सल्फेट बोलेंगे। तो जैसे ये Ca के साथ है तो ये सल्फेट, और Ca मतलब कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लिया, जल। फिर इसी तरह अब इस वाले में देखो HCO3 आ रहा है, HCO3। तो जब HCO3 आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट आ रहा है। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ है, सोडियम के साथ है, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को जहां H आता है उसको बाई भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर CO3 केवल रहे तो कार्बोनेट बोलेंगे, अगर HCO3 रहे तो बाई कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। अगर HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो आपको यह याद करना है कि जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, जल बनता है। उसका एग्जाम्पल आप लोगों ने यहां देखा, ठीक है ना। एक चीज और भी नोट करें, कि चूने के पानी का टेस्ट है, ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट, इसको जल्दी नोट करें। तो वीडियो चूंकि लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो भी इसका और भी आएगा, वहां से हम लोग शुरू करेंगे कि अम्ल और क्षार किस तरीके से क्रिया करते हैं, ठीक है, और भी जो भी इसमें से बचा हुआ है। तो एक वीडियो अभी और इसका आएगा, भाग 2। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखें, नोट्स जरूर बनाएं, इसीलिए मैं ये इस बोर्ड पर लिख भी देता हूं ताकि आपको नोट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब नहीं समझ में आता है 2 बार वीडियो को देखेंगे जरूर समझ में आएगा। और कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। और थोड़ा सा कह रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जहां सब्सक्राइब लिखा है वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में एक बेल होगा उसको दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।